acknowledge in chat box so that we can move on further. ओके, थैंक यू सर। गाइस, कल हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से उनके बारे में जिक्र किया था। आज हम फोकस करेंगे और फर्दर मूव करेंगे बल्कि। ठीक है, तो कल हमने वोकेबलरी के बारे में भी जस्ट जो है इंट्रोडक्टरी जो है बातें की थी। तो आज उसको भी हम थोड़ा आगे ले चलेंगे कि वोकेबलरी आपने किस तरीके से बिल्ड करनी। विदाउट वोकेबलरी, कल भी मैंने आपको उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी लेंथी वे में बताई थी कि वोकेबलरी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम देखें तो उसकी इम्पोर्टेंस डिसाइसिव है। उसके बगैर ना आपका इंग्लिश का ऐसे हो पाएगा, उसके बगैर ना आपका प्रेजेंट कंपोजिशन का पेपर हो पाएगा, और उसके बगैर आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स हों या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों, उनको भी सही तरीके से डील करना, वहाँ से जो है मार्क्स जो है ज़्यादा निकाल के आना, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सबके लिए ये बेहतर है कि आप इसको अच्छे तरीके से वोकेबलरी को वो जो है लर्न करें। अब वो किस तरीके से, एक तो मैंने आपको कल वर्बल एडवांटेज का जो है तरीकेकार बताया था, और दूसरा तरीकेकार मैं आपको अभी वर्बल एडवांटेज के साथ साथ उसके जो पैरेलल में चलेगा, वो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, वो आगे आप लेके चलेंगे। ठीक है, अब वो किस तरीके से, अब देखते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी की एप्लीकेशन भी आपको मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है वो पेड हो सकता है कहीं पे आपको फ्री भी मिल जाए, बट इट्स बेटर कि आप उसका ऑनलाइन वर्जन यूज़ करें, मोबाइल पे यूज़ करें। इट्स बेटर कि आप अपने पास लैपटॉप रखें अगर आप सीरियस हैं, और अपने सी एस एस पी एम एस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आप जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए सीरियस हैं, तो आपके पास एक रीजनेबल जो है लैपटॉप होना चाहिए जिससे आप अच्छे तरीके से मटेरियल्स फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे जब हम वोकेबलरी याद करते हैं तो या लर्न करते हैं, तो उसका सिर्फ ये नहीं होता कि बस इसकी मीनिंग क्या है हमने याद कर ली। तो इस तरीके से तो ये होगा कि आपकी वोकेबलरी डेड होगी। आज आपने याद की, कल तक आप भूल जाएंगे, कल आपने याद की, परसों आप भूल जाएंगे। तो ये फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप इसको सही तरीके से याद नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए बेहतर क्या होता है कि आप इसको अच्छे तरीके से याद करें। तो वो किस तरीके से हो पाएगा कि आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी से आपने क्या करना है, हेल्प लेना है। ठीक, अब मिसाल के तौर पे एक वर्ड है यहाँ पे आपके सामने है, ये एक ऑन है। ठीक है, अब फ्रेजल वर्ब्स रिलेटिवली थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि अगर हम सिंपल वर्ड की मीनिंग देखें तो एक डिफरेंट है, जब उसके साथ प्रपोजिशन लग जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसकी मीनिंग बिल्कुल इंटायरली जो होती है डिफरेंट हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखें, अब इसकी आपको जो है क्लास बता रहा है कि ये कौन सा क्लास है, ये फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब उसका यूसेज बता रहा है कि आप इसको यूज किस तरीके से करेंगे। एक somebody ऑन, ठीक है, एक, उसके बाद somebody यूज करेंगे कोई भी, और उसके बाद ऑन। ठीक है, ही शी दे, जो भी हो। अब उसके बाद ये जो स्टार है ये बता रहा है कि ये 3000 इस डिक्शनरी में, अभी हो सकता है ज़्यादा भी हो, इसमें कीवर्ड्स हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं और इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है। मगर उसके साथ साथ इसने इसकी नेचर भी बता दी कि ये इनफॉर्मल है। जब हम अपनी राइटिंग करते हैं तो हम इनफॉर्मल वोकेबलरी अपने एसे में या प्रेजेंट कंपोजिशन जितनी भी राइटिंग हम लिखते हैं वो फॉर्मल लिखते हैं, तो उसमें हम इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे सर ये हमें हर वर्ड के लिए तो याद नहीं होगा, बिल्कुल याद नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप उन बुक्स को पढ़ेंगे जो फॉर्मल राइटिंग वाले होंगे, तो आपकी खुद ब खुद वो वोकेबलरी बिल्डअप होती जाएगी जो फॉर्मल राइटिंग वाली होगी। और उसके साथ साथ आप जो है जब ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी से हेल्प लेंगे तो आपको यहाँ से भी बेनिफिट मिलता जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि इसमें इनफॉर्मल कौन से हैं, फॉर्मल कौन से हैं। ठीक, अब इसका यूसेज आप मीनिंग देखें तो इनकरेज समबडी टू डू समथिंग। ठीक है, स्पेशली समथिंग दे दैट दे शुड नॉट। आप किसी बंदे को कहें कि ये काम करो, हकीकत में या महज़िब तरीके से अगर देखें तो वो काम नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को कहें कि आप इसको थप्पड़ मारें, तो
ये वो एक्ट है जो उसको नहीं करना चाहिए, अगर आपके कहने पे कर भी रहा है। एक तो आपको कहना नहीं चाहिए, तो मतलब इस तरीके से उकसाने वाले काम के लिए हम एगॉन यूज करते हैं, जहाँ पे इंसाइट की मीनिंग आती है या प्रोवोक की मीनिंग आएगी। ठीक है। He hit the other boy again and again. He hit the other boy again and again as his friends egged him, मतलब somebody हो गया on। तो यूजेज भी आपको पता लग गया कि ये किस तरीके से इसको यूज कर रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे क्लास, उसका यूजेज, यूज करने का स्टाइल, उसके बाद उसका नेचर, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी मीनिंग, और उसको किस तरीके से लेके चलेंगे। जब इतनी डिटेल आपको किसी वर्ड के बारे में पता लग जाए, तो आई होप कि इतनी आसानी से वो जो है आपका माइंड से इवेड नहीं हो जाएगा। यहाँ पे एक और वर्ड है जिस तरीके से ये हम यूज भी करते हैं अपनी मुख्तलिफ सर्कल्स में, रास्कल जिस तरीके से वर्ड है। तो ये भी आप देखें, ये तो इनकी वो है, आप ऑनलाइन देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन है, तो ये कीवर्ड है। और दूसरा ये कि ह्यूमरस में हम यूज़ करते हैं। हम जो राइटिंग लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम फॉर्मल राइटिंग करेंगे, और फॉर्मल राइटिंग में ह्यूमरस नहीं आती। तो ये भी वर्ड आपके वैसे राइटअप में जहाँ जहाँ पे भी आप फॉर्मल करेंगे नहीं आएगा, मगर आपके पास ये जो है होनी चाहिए, आपको इसकी मीनिंग का जो है पता होना चाहिए। ठीक है। हो सकता है वोकेबलरी में कहीं आपको मिल जाए, हो सकता है किसी और जगह पे आपको इस वर्ड के साथ जो है इंटरेक्शन हो जाए। तो अगर आप देखें ये किस किन लोगों के लिए यूज होता है, यहाँ पे आपको पता लगेगा, अ पर्सन स्पेशली ए चाइल्ड और अ मैन हु शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल एंड एंजॉयज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन देम। तो अभी ये ह्यूमरस वे में यूज होता है, अगर आप किसी को कहेंगे तो मतलब वो ह्यूमरस मैनर में होगा। ठीक है। तो उसको वो कोई इतना माइंड नहीं करेगा। डिपेंड करता है कि आपकी दोस्ती उसके साथ कितनी है। और तीसरा वर्ड आप देखें, क्लैंडस्टीन। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि क्लैंडस्टीन ये एडजेक्टिव है। ठीक है। और अब एडजेक्टिव्स हमेशा आपको पता है कि क्वालिफाई करते हैं नाउन को। ठीक। और ये फॉर्मल राइटिंग में यूज होगा। ठीक है। और अभी ये वर्ड आप अपने फॉर्मल राइटअप में यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये कीवर्ड है डन सीक्रेटली और केप्ट सीक्रेट, अ क्लैंडस्टीन मीटिंग और रिलेशनशिप। ठीक है। तो सीक्रेट मीटिंग और रिलेशनशिप, तो ये वर्ड आप जहां पे भी आप सीक्रेट यूज करेंगे तो उसकी जगह आप क्लैंडस्टीन यूज करें, तो आपका सिनोनिम एक मिल गया, तो रिपीटेशन आपकी काफी कम होती जाएगी। तो अभी आप ज़हन में बिठा लें, सीक्रेट तो आपको उसकी मीनिंग हर बंदे को आती है, तो आप ये यूज करें कि जहाँ पे अब सीक्रेट यूज करूंगा उसकी जगह मैं क्लैंडस्टीन यूज करूँ। इस तरीके से आपके पास जब क्लैंडस्टीन के लिए आपके पास सिनोनिम नहीं होगा तो फिर आप सीक्रेट यूज कर लेंगे। इस तरीके से आपका राइटअप क्या होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, कि आपके पास वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो आप इस तरीके से एक अच्छा राइटअप लिख लेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका पास होने के लायक हो जाएगा। तो कल कोई मुझसे यहाँ पे पूछ रहा था कि सर जितना आसान लग रहा है वो क्या होगा, अभी आप जहन में ठान लें कि ये जो सीक्रेट है इसकी जगह पहले में क्लैंडस्टीन यूज करूंगा, अगर दूसरी बार भी यूज होना होगा तो मैं सीक्रेट यूज करूंगा। तो इस तरीके से आपकी वोकेबलरी आहिस्ता आहिस्ता आपको याद रहेगी। ठीक है। ये वर्ड आप देखें, एनन एडवर्ब है, ओल्ड फैशन है तो हम यूज नहीं करते। ठीक है। और लिटररी अगर होता भी, और अगर ओल्ड फैशन ना होता तो फिर भी हम यूज कर देते। लिटररी वर्ड्स हम फॉर्मल राइटअप में हम यूज करते। ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड था, की वर्ड था, मगर हम आजकल सून यूज करते हैं, सी यू सून। ठीक है। तो सी यू एन एन या मोर अबाउट दिस एन एन, ठीक है, नहीं यूज करते। तो अभी आपको, जब आप वोकेबलरी को स्टडी करेंगे, आपको वर्ड की पूरी नेचर, उसका क्लास, उसका यूजेज, उसका नेचर पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। पॉजिटिव है तो उसका सिनोनिम भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो उसका सिनोनिम भी नेगेटिव होगा, अगर न्यूट्रल है तो उसका सिनोनिम भी न्यूट्रल।
जिस तरीके से ये है अगर, ये फॉर्मल राइटर में यूज होगा और ये वर्ब है। और हमेशा वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है। जैसे एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब। तो अब ये वर्ब है, अब देखेंगे। और इंट्रांजिटिव है, मतलब ये इसकी पैसिव भी नहीं बनेगी, ये इसको ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये आप इन डिटेल पढ़ लें, क्योंकि मैं क्लास में बेसिक ग्रामर तो नहीं पढ़ाऊंगा। इंट्रांजिटिव का मतलब ये है कि एक्शन जो है ट्रांसफर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप थोड़ा देख लें। नहीं मिल रहा, डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। मेरे यूट्यूब पे पड़ा होगा ये लेक्चर, जिसमें ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स का नहीं होगा तो मैं अपलोड कर लूंगा, रिकॉर्डेड तो अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर लेट में हो गया तो कोई और आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर मैंने आपको कहा कि न्यूट्रल वर्ड है, इसके साथ अगर वोएल भी यूज करेंगे पॉजिटिव करने के लिए, बेडली नेगेटिव करने के लिए। अब वोएल आपको पता है कि ये किस तरीके से यूज होगा। अभी ये वर्ब है तो ये एडवर्ब है, ठीक है, तो ये भी एडवर्ब है। टू बी अ साइन दैट समथिंग विल बी सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। ठीक है, तो अब कोई हमारी इंट्यूशन होता है कि यार ये हुआ है तो अब फील होगा कि ये चीज होगी, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अभी हम ये कहें कि यार अभी इस बार ठंड नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये कि गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा होगी। तो मतलब कोई किसी की निशानी हो, अगर पॉजिटिव निशानी होगी तो हम कहेंगे आगर विल। अगर बेड कोई नेगेटिव साइन होगी तो हम कहेंगे आगर बेडली। तो अब ये है कि इसका सिनोनिम भी न्यूट्रल है, बोर्ड विल और बोर्ड बेडली इस तरीके से यूज होगा। ठीक है, conflicts among the various groups do not augur well for the future of the peace talks। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। ये पहले दो क्लासेस ईयर में वैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, उसके बाद हम एक क्लोज मीटिंग कर लेते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये दूसरा क्लास है। मैं डू लेट मी नो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा विजन अकेडमी पे। अब यहाँ पे देखें नेग्रो, ये नाउन है और इसका प्लूरल यूज, प्लूरल देखें किस तरीके से, मगर ये ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव उस तरीके से ये, ठीक है, जिस तरीके से डिसअप्रूविंग होते हैं, कि वो वर्ड्स जो नहीं कहने चाहिए किसी को। ठीक है, आमना आई विल अलो यू एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है, कि आप इसके बारे में फिर कोई क्वेश्चन पूछ लें। अगर आप अभी चाहते हैं तो फिर टेक्स्ट कर लें। थैंक यू। तो अभी ये है कि मेंबर ऑफ रेस ऑफ पीपल विथ डार्क स्किन हु ओरिजिनली केम फ्रॉम अफ्रीका। अगर उनको अपने कहना भी है तो अफ्रीकन पीपल कहें, अमेरिका में रहते हैं तो अफ्रीकन अमेरिकन कहें, नेग्रो आप कहेंगे तो ये गाली समझी जाएगी। तो ये खुद कह रहा है कि ऑफेंसिव है, अगर आप कहेंगे तो ये बुरा मन, और ये ओल्ड फैशन है, आजकल यूज भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये वर्ड, ये भी डिसअप्रूविंग है, मैंने इस वजह से लिखा है ताकि आपको थोड़ा, मुझे कोई वर्ड मिल नहीं रहा था तो इस वजह से। डिसअप्रूविंग वर्ड्स वो होते हैं, ऑफेंसिव वर्ड्स वो होते हैं जो आप अगर किसी को कहें तो महजिब तरीका ये होता है कि किसी को नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस तरीके से ये वर्ड भी जो है सिलेक्ट इस टाइप का वर्ड है कि अगर आप किसी को कहेंगे तो वो बुरा माना जाएगा। तो ये वोकेबलरी आपने किस तरीके से करनी है, अब वर्बल एडवांटेज से 10 वर्ड्स उठाने हैं और फिर आपने किस तरीके से ऐसे ऐसे ये डिक्शनरी ओपन हो आपके पास, ये करते हैं। तो अब ये वर्बल एडवांटेज की जो टेस्ट नंबर 1 है, इंशाल्लाह आने वाले मंडे पे मैं लेवल 1 की टेस्ट कंडक्ट करूंगा। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना है ताकि वो आप सही तरीके से क्लियर करें। आहिस्ते आहिस्ते जब तक आप साथ नहीं देंगे, मैं आपको कुछ नहीं यहाँ पे डिलीवर कर पाऊंगा जब तक आप वोकेबलरी खुद याद नहीं करेंगे। जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आप कोशिश करें वो करने की, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता जाएगा। मैं गाइड कर सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ आपके साथ, उस रास्ते पे थोड़ा आगे चल सकता हूँ, मगर वो रास्ता निभाना आपने है, कंप्लीट आपने करना है, मेहनत आपने करनी है। ठीक है,
MCQs होगी डियर। अभी आते हैं हम इफेक्टिव सेंटेंसेस पे, यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस। कुछ पोर्शन हम यहाँ पे इनका भी करेंगे, यूनिटी का, कोहेरेंस का और एम्फेसिस का, कि यूनिटी क्या है, कोहेरेंस क्या है और एम्फेसिस क्या है। अब इफेक्टिव सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज इट दैट मेक्स सेंटेंसेस इफेक्टिव? देयर आर थ्री एलिमेंट्स, ठीक है, दैट आर नेसेसरी फॉर अ सेंटेंस टू बी इफेक्टिव। कौन से? यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस। बहुत सारे अदर एलिमेंट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये हैं। अब यूनिटी से मुराद क्या है? बाय यूनिटी वी मीन दैट एवरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और कंपोजिशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू वन मेन यूनिफाइंग थॉट। तो आपके सेंटेंस में, ठीक है, एक ही आइडिया होना चाहिए, या आपके एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अभी हम इस सेंटेंस लेवल पे हैं, तो इससे मुराद ये है कि अगर आपने कोऑर्डिनेट सेंटेंस लिखा है, कंपाउंड सेंटेंस लिखा है, तो उसमें अगर दो क्लासेस हैं या तीन क्लासेस हैं, तो आप उसमें एक ही थॉट लिखें। ये नहीं कि एक क्लास में एक थॉट है, दूसरे में दूसरा थॉट है। हम अभी इसका एग्जांपल भी देखें। कोहेरेंस से मुराद भी ये होता है कि एक बात जो आने वाली है वो पिछली बात को फॉलो करे, ठीक है। इस तरीके से एक दूसरे को फॉलो करते करते ये कंपोजिशन आगे डेवलप होती है। एम्फोसिस से मुराद ये कि अब हम राइट अप कर रहे हैं, इसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम बोलते हैं। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, कुछ चीज़ों पे हम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अब राइटिंग में भी हम क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन पे हम इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स में होते हैं जिन पे कम इम्पोर्टेंस देते हैं। अब वो वहां पे किस तरीके से हम शो करेंगे कि ये हमारा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ये नहीं है। तो उसका भी एक तरीकेकार है, टेक्निक है, हम उसको भी अभी वन बाय वन देखेंगे। मुझे एक सेकंड दे दें, मेहरबानी। जी, तो अभी यहाँ पे देखें, यूनिटी क्या होता है। यूनिटी इकाई को कहते हैं, सिंगुलैरिटी को कहते हैं, ठीक है। यूनिटी से मुराद ये कि आप यहाँ पे सेंटेंसेस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि आपके सेंटेंस में एक ही आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि सिंपल सेंटेंस है उसमें तो एक ही आइडिया है। अब कंपाउंड में अगर तीन क्लासेस हैं, दो क्लासेस हैं, चार क्लासेस हैं, तो उसमें एक आइडिया कैसे? मेन आइडिया एक हो, बाकी आइडियाज उसके आगे घूम रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें देखें किस तरीके से इशू है। द मॉडल्स वर ऑल ड्रेस्ड इन द लेटेस्ट फैशंस एंड मेनी ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड। पहले पार्ट में इनके फैशन, इनके क्लॉथिंग, इनके ड्रेसिंग के बारे में बात की गई है, और दूसरे क्लास में इनके अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इकोनॉमिक मीन्स के बारे में बात की गई है। तो कोई तुक नहीं बनता। हाँ, ये कहा जाता कि अगर इसका इफेक्ट बनाते कि दाऊ ये अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, मगर फिर भी इन्होंने लेटेस्ट फैशन एडॉप्ट किया है, तो वो एक अलग बात होती है कि एक काज एंड इफेक्ट बनाया, एक लिंक बनाई। यहाँ पे तो कंपाउंड सेंटेंस में कोई लिंक नहीं है। तो अब पहले में फैशन की बात की, दूसरे में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, तो ये तो नहीं बनेगा ना। तो अब इस टाइप के सेंटेंसेस क्या करते हैं, यूनिटी को वायोलेट करते हैं। या तो दोनों में फैशन से रिलेटेड बात हो, दोनों में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात हो, कोई तो लिंकेज हो, या दोनों में। तो इस सेंटेंस को अब क्या कहते हैं कि हम, कि यूनिटी नहीं है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, सुबह मैंने एक किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा आप इंट्रोडक्शन चेक करें। तो अब इस लेवल पे जब आप ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे चुके हैं और सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पहले का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और ग्रामेटिकल की एक्सेसिव मिस्टेक्स हैं, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलतियां, पता ही नहीं लग रहा कि सेंटेंस में आप कहना क्या चाह रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा हूं कि सबसे पहले जो आपके इश्यूज हैं, ग्रामर, वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इनको एड्रेस करें। इनमें जहां जहां पे इशू है,
डू अप्रोच मी, ठीक है, मैं आपके जो हैं आपको इजीली अप्रोचेबल हूँ, इजीली एक्सेसिबल हूँ, तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। द फर्स्ट क्लास टेल्स अस अबाउट द मॉडल्स क्लॉथिंग, सेकंड अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट आइडियाज हैं, वी कैन नॉट पुट टुगेदर दीज टू डिफरेंट आइडियाज इन अ सिंगल सेंटेंस, दाउ इट्स कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए ये करेंगे कि वी हैव टू राइट दीज टू डिफरेंट आइडियाज इन टू डिफरेंट सेंटेंसेस। तो हम इनको डिफरेंट सेंटेंसेस में लिखेंगे और बात खत्म कर देंगे, मगर एक सेंटेंस में हम नहीं लिखेंगे, ये हमारी यूनिटी को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो यही यूनिटी हम इंशाल्लाह जो है पैराग्राफ लेवल में भी स्टडी करेंगे। अब यूनिटी किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, अब हम अगर रिवर्स देखें, तो अगर इन 5 एलिमेंट्स को आप अवॉइड कर लें, ये इनमें जो है मिस्टेक्स को अवॉइड कर लें, तो फिर आपके जो है इंशाल्लाह यूनिटी की जो गलती है वो नहीं होगी। सबसे पहले कौन से, बाय कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज, ठीक है, जिस तरीके से अभी मॉडल्स के क्लॉथिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट का देखा। पुटिंग टू मेनी आइडियाज और डिटेल्स इन अ सिंगल सेंटेंस, failure to complete an idea or grammatical construction, subordination and parallelism, ठीक है। वन बाय वन हम एक एक एलिमेंट का भी जिक्र करते हैं। बाय कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज, ठीक है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल तो हमने अभी कर लिया, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा हम एग्जांपल अभी यहाँ पे देखते हैं। द स्टूडेंट्स एट द कॉलेज use a great deal of abusive language. The students at the college use a great deal of abusive language, ठीक है। उनके लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, उनके बिहेवियर, उनके करेक्टर के बारे में। दे आर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कंपाउंड सेंटेंस वैसे भी जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन आती है तो वो एक पैरेलल स्ट्रक्चर हो जाता है, तो इनका एक दूसरे के साथ कोई लिंक ही नहीं। ये यहाँ पे उनके रेजिडेंस के बारे में कि कहाँ कहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ इनका कोई लिंकेज नहीं बन रहा। जब कोई लिंकेज नहीं बन रहा, दोनों दोनों के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो मामला ये है कि वी हैव कंबाइंड टू अनरिलेटेड आइडियाज इन अ सिंगल सेंटेंस, सो दिस इज अ क्लियर वायोलेशन, ठीक है, क्लियर वायोलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी और द सिंगुलैरिटी। अब ये बज़ाहिर तो आपको गलती नहीं लग रही होगी कि सर इसमें कोई ग्रामर की गलती नहीं, कोई और इशू नहीं, कंपाउंड सेंटेंस प्रॉपर बना हुआ है। तो अब इस टाइप की जो सटल एरर्स हैं, इश्यूज हैं, ये कमी जो होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, जो इवेलुएट करते हैं, वो कमी निकालते हैं। वो क्योंकि उसके लिए उनको बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ रीड करना होता है कि प्रॉपर उसमें घुस, और एक अच्छा ऐसे इवेलुएट करने के लिए मिनिमम मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर लग जाता है, तो फिर ही वो रियल इवेल्यूशन होती है। अदरवाइज 15 मिनट में इधर उधर 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 करके ये बड़ा मसला बन जाता है, ठीक है। टू मेनी आइडियाज आर डिटेल्स पुट इन अ सिंगल सेंटेंस, ठीक है। तो उसके बाद हम कभी कभी इतने लंबे सेंटेंसेस कर देते हैं, इतनी बातें लेके आते हैं अभी, तो फिर ये भी एक इशू हो जाता है। अभी हमने यहाँ से डेली न्यूज़पेपर से शुरू करेंगे, कहाँ खत्म होगी हम पीछे वाला भूल चुके होंगे। रीडिंग इज डेली न्यूज़पेपर दैट मॉर्निंग, ठीक है। स्टैंडिंग एट द क्राउडेड बस स्टॉप, morning sunlight just lighting up the tops of the high buildings and making the sleepy eyed people shade their eyes, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की बात हुई, फिर क्राउडेड बस स्टॉप पे आ गए, फिर सनलाइट की बात हो रही, ठीक है। आगे चल के यहाँ पे मेरा ग्रेट इंप्रेशन ऑन मी, जब यहाँ पूछते हैं तो पीछे वाली चीज़ याद भूल जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा ये होता है कि हम इस लेवल पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ फिर कर बैठते हैं, हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारी मिस हो जाती है, ठीक है, और नाउन प्रोनाउन के इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर के, मतलब ये कि कंपाउंड सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, उनके इश्यूज आते हैं। तो इतने जो है आइडियाज एक ही सेंटेंस में ना लिखें, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। सिंपल से मरा
कि रीजनेबल सेंटेंसेस लिखें जो समझ में भी आए, पढ़ने में भी आए, तो बेहतर यही होता है। तीसरा इशू ये होता है कि हम फेल्यूर टू कंप्लीट एन आइडिया और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, कभी कभी हम वो गलतियां कर देते हैं जिनका हमें आइडिया ही नहीं होता। हमें लगता है कि ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, तो वो बाजार सही लगता है, मगर आप उसका मीनिंग निकालें तो आपको वो खास मीनिंग नहीं देता। तो यहाँ पे भी एक बड़ा इशू और बड़ी खिला आ जाती है, ठीक है। फेल्यूर टू कंप्लीट एन आइडिया और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपके पास जो फॉल्टी सेंटेंस आता है वो आप देख लें यहाँ पे। दिस इज सच अ हेवी चेयर। अगर आप सच अ हेवी में हेवी, ओ सॉरी, आप सच को निकाल दें, ठीक है, दिस इज सच अ हेवी चेयर, दिस इज अ हेवी चेयर, ठीक है, सिर्फ आप ये लिखें, ठीक है, दिस इज अ हेवी चेयर, तो सेंटेंस में कोई इशू नहीं। जब आप कहते हैं कि सच हैवी चेयर, तो आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो अनदर एंटिटी, कि इतनी हैवी है कि दूसरा बंदा पूछेगा कितनी भाई, तो फिर हम बता दें कि इतनी हैवी है, दिस इज सच अ हैवी चेयर दैट इट इज नॉट इजी टू कैरी। इतनी हैवी है कि इसको उठाना आसान नहीं। जब आपने अगर यही रिमूव कर देते तो फिर दिस इज अ हैवी चेयर, बात खत्म। आई वॉज सो प्लीज्ड अबाउट द लेटर, आई वॉज प्लीज्ड अबाउट द लेटर, ओके है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। जब आपने सो लगाया तो आपने उसका एक एक्सटेंट बताया कि मैं कितना खुश हूं। मैं इतना खुश हूं कि दैट आई रेन टू टेल माई मदर, मैं दौड़ता हुआ अपनी वालदा को बताने चला। तो कहने का मकसद कि आपने एक एक वर्ड को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, ठीक है। जिस तरीके से आपने देखा है कि एक आर्टिस्ट अगर कोई स्केच भी बनाता है तो कोई फजूल उसमें लाइन नहीं लगाता जिसका कोई मकसद ना हो, ठीक है। इस तरीके से ही अगर कोई गाड़ी बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, तो कोई ऐसा पार्ट उसमें नहीं लगाएगी जिसका कोई यूसेज ना हो, तो वरना तो उसकी कास्ट एंड वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी वो वर्ड्स यूज नहीं करेंगे जिनकी कोई मीनिंग नहीं, जिनका कोई तुक नहीं, ठीक है। द न्यूज इज टू वंडरफुल, द न्यूज इज वंडरफुल, या द न्यूज इज इंडीड वंडरफुल, ठीक है। द न्यूज इज टू वंडरफुल मतलब इतनी वंडरफुल है कि यकीन करना मुश्किल है। इतनी वंडरफुल, कितनी वंडरफुल, कि कोई कहेगा कि यकीन करना मुश्किल है। टू वंडरफुल टू बी बिलीव, ठीक है। तो हम अक्सर हाई स्कूल में तो पढ़ते थे कि रिमूव टू, तो फिर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगी। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, अभी आप लोग देख लें क्या मसला हो जाता है, ठीक है। इतने आजकल तो रिसोर्स मटेरियल इजीली अवेलेबल हैं, बेसिक्स, तो फिर तो कोई मसला नहीं बनेगा। उसके अलावा सबऑर्डिनेशन, ठीक है, और डोमिनेंट क्लास की। कभी कभी हम जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लास होगा, ठीक है, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा जिसको हम मेन क्लास में, ठीक है, कहते हैं। एटलीस्ट दोनों में से हो सकता है एक मेन हो, दो दो तीन जो है डिपेंडेंट हो, ये हो सकता है एक डिपेंडेंट हो दो तीन मेन हो। तो मतलब एटलीस्ट एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास भी कहते हैं, होगा। अगर हम गलती ये करें कि जिसको इंडिपेंडेंट बनाना था उसको डिपेंडेंट बना दें, मतलब सबऑर्डिनेट क्लास बना दें, और जिसको सबऑर्डिनेट बनाना था उसको मेन क्लास बना दें, इंडिपेंडेंट बना दें, तो ये हमारे जो है मीनिंग में 180 डिग्री जो है डिफरेंस ले आएगा। अब यहाँ पे देखें, द फील्डर इन द स्लिप्स ड्रॉप द थर्ड केज व्हेन द मैच वाज डेफिनेटली लॉस्ट। जो सबऑर्डिनेट होता है वो हमेशा काज होता है, जो मेन क्लास होता है वो हमेशा इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखें, मैच पहले हो, मिसाल के तौर पे 5 बज रहे हैं अभी, 5 बजे मैच खत्म हुई है, तो कैच वगैरह ड्रॉप इससे पहले हुई होगी या बाद में हुई होगी। आप कहेंगे सर जब मैच 5 बजे खत्म हुई, तो जाहिर सी बात है, और 4 बजे में 2 बजे मिसाल के बाद शुरू हुई, तो कैच इसके बीच में कहीं पे ड्रॉप हुई है। अगर आखिरी विकेट वाली कैच ड्रॉप हुई है तो वो तो 5 के करीब हुई है,
उसके बाद ही मैच लॉस हुई है। तो हम ये कहेंगे, ठीक है, व्हेन द फील्डर इन द स्लिप्स ड्रॉप द थर्ड केज, द मैच वाज डेफिनेटली लॉस्ट। उसके काज में, उसके इफेक्ट में, सॉरी, मैच लॉस हुई। 5 बजे के एग्जैक्ट बाद में पता लगा कि अब मैच लॉस हो गई, जब सारे जो हैं आउट हो गए, या जो भी इशू बना। ठीक है। तो अब काज में हमेशा सबॉर्डिनेट क्लास आएगा, डिपेंडेंट क्लास आएगा, और इफेक्ट में हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास आएगा, जो इसको मेन क्लास कहेंगे। तो इम्प्रूव्ड इसका वर्जन कौन सा है आपके यहाँ पे देखें, स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ, व्हेन द फील्डर इन द स्लिप्स ड्रॉप द थर्ड कैच, डिपेंडेंट अगर पहले आएगा तो उसके बाद कम आएगी, द मैच वाज डेफिनेटली लॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लें। इसी तरीके से पैरेललिज्म की इशू, ये अक्सर एस्पायरेंट्स पैरेललिज्म की बहुत गलतियां करते हैं। और पैरेललिज्म मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं होता। जब आप पैरेललिज्म की गलतियां करते हो तो आपकी राइटिंग में बिल्कुल ही वीक नजर आती है। उसमें कोई भी एक जो है अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, फील नहीं होती, इफेक्टिव सेंटेंसेस महसूस नहीं होता, पढ़ने में मजा नहीं देता। तो जिस तरीके से एक पर्सनैलिटी अच्छी ना हो तो लोग आपको लाइट लेंगे, जब आपका राइटअप अच्छा नहीं होगा तो फिर आपको एग्जामिनर भी क्या करेगा, लाइट लेगा। उसके बाद बहुत सारे पेपर्स होंगे, आंसर कापीज होंगी जिनको उसने इवेलुएट करना होगा। अब देखें 2024 का अभी तक रिजल्ट नहीं है, कितना बर्डन है, सिर्फ एक स्पेशल सीएसएस बीच में इन्होंने ली, तो इनके पास 2024 का इतना बर्डन बढ़ गया कि अभी मार्च तकरीबन पूरा हो रहा है, वरना ये अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर के लेट में, ठीक है, सेकंड वीक से, और नवंबर के लेट में, लेट हो तो फर्स्ट वीक में आ जाता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अब इस जो है कश्मकश वाले टाइम में एग्जामिनर आपकी, मुझे नहीं लगता कि इतनी जो है एक एक कॉपी को इन डिटेल इवेल्युएट करेगा। तो वैसे ही उसके पास टाइम कम होगा, तो आपने उसको मजबूर करना है कि भाई इस पे थोड़ा टाइम दे दो। If the two ideas are coordinate, they must be given equal rank in the sentence। जिस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं, दो हमने इंडिपेंडेंट क्लास रखी, ठीक है, कोऑर्डिनेट आइडियाज। तो अब ये है कि पैरेलल स्ट्रक्चर किस तरीके से मेंटेन करेंगे, जिस तरीके से रेल की पटरी होती है, कहीं पे मीट नहीं करती, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होती है हर पॉइंट। इसी तरीके से वर्ड्स पे आप इक्वल डिस्टेंस पे रखो। नाउन को हमेशा पैरेलल लेके आओगे नाउन के साथ, वर्ब को हमेशा पैरेलल लेके आओगे वर्ब के साथ, ठीक है, जरन को हमेशा पैरेलल लेके आओगे जरन के साथ, सबऑर्डिनेट क्लास को पैरेलल लेके आओगे, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास के साथ। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट क्लासेस को पैरेलल लेके आओगे इंडिपेंडेंट के साथ, आर्टिकल्स को पैरेलल लेके आओगे आर्टिकल्स के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपने ये करना है। हर चीज में पैरेललिज्म मेंटेन करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी आपकी राइटिंग। अब यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे सीमास जॉब, अब पार्टिसिपल को पार्टिसिपल के साथ करना है, इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव के साथ। सीमास जॉब इज रीडिंग बुक्स, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड टू राइट बुक ये इन्फिनेटिव है। या तो इसको दोनों साइड पे इन्फिनेटिव करें, या दोनों साइड प्रेजेंट पार्टिसिपल करें। तो इसको आप इस तरीके से कह सकते हो, सीमास जॉब इज रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग बुक रिव्यूज, ठीक है, या सीमास जॉब इज टू रीड बुक्स। ही वॉज कंसिडरेट, ठीक है, फ्रेंडली, ठीक है, एडजेक्टिव देखें, एंड पीपल रेस्पेक्टेड हिम, डिफरेंट क्लास हो जाता है, एंड रेस्पेक्टेड। ये हो गई पेयर। अब पढ़ें तो आपको थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा। ही वॉज कंसिडरेट, फ्रेंडली एंड रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टेड वन भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड क्यों यूज करें जब मीनिंग क्लियर है, तो उसको भी हमने नहीं रखा। तो इस टाइप की अगर आप राइटिंग करेंगे तो फिर आपके राइटिंग में आहिस्ता आहिस्ता निखार आएगा। बाजार कोई गलती नहीं लग रही,
ठीक है। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे भी देखें, गेटिंग द ग्रोसरीज, यहाँ पे टेकिंग द चिल्ड्रेन टू स्कूल, ठीक है, एंड टू फीड द डॉग और इज डेली टास्क, ठीक है। यहाँ पे या तो आप फीडिंग करें, या तो इनके पास भी टू गेट एंड टू टेक कर दें, इन्फिनेटिव कर दें। तो आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से पैरेललिज्म मेंटेन करनी है। बगैर पैरेललिज्म के आपकी राइटिंग में मतलब आप देखें कि फ्लॉ महसूस हो, ठीक है। रिपीटेशन, it is often necessary to repeat preposition or other words in order to make parallelism clear। preposition हो या आर्टिकल्स हो, ठीक है। यहाँ पे आप आर्टिकल्स का या, ठीक है, आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमने आर्टिकल्स को रिपीट किया। अभी ये चीजें मैं आपको सच बताऊं कि ये आपने चीजें आप एग्जैक्ट तकरीबन आपको मिल जाएगी एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल से। मैंने आपको सबसे पहले ये बुक रिकमेंड किया। तो आपने अगर एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल को करेंगे तो ये जो मैंने लेक्चर दिया है आपको सही तरीके से फर्दर समझ में आ जाएगा। तो आपने इसको सही तरीके से जाके एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल से करना है। अगर किस ग्रुप में तो मैंने शेयर किया था, अगर कोई बाहर से बंदा है तो उसको नहीं मिला तो डू लेट मी नो आफ्टर द क्लास, आई विल शेयर विथ यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, फॉर लंच आई हैड एन एप्पल पाई। अब आपको पता है कि तीन किस्म के आर्टिकल्स हैं, ए, एन, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट, ठीक है, ये आपके सामने है डेफिनेट। फॉर लंच आई हैड एन एप्पल पाई, वॉवल के साथ आपका एन लगेगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगेगा, और फिर द का अपना तरीकेकार है। एंड अ बनाना, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब इम्प्रूव्ड वर्जन इसका ये होगा, फॉर लंच आई हैड एन एप्पल पाई एंड अ बनाना, ठीक है। अब ये आर्टिकल हो गया, उसके बाद आपका ये नाउन आ गया, ये आर्टिकल हो गया, उसके बाद आपका ये नाउन आ गया, पैरेललिज्म मेंटेन हुई। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे बनाना ना हो, आप मुझे बताएं मैसेज में लिख के, अगर ऑरेंज हो तो फिर हम क्या करेंगे। फिर यहाँ पे एक ट्रिक आएगी। आपकी बात सही है आमना कि यहाँ पे एंड दे दें, आई हैड एन एप्पल पाई एंड एन ऑरेंज, ठीक है, हो गया, सही है। मगर पैरेललिज्म में एक ये भी तरीकेकार होता है कि आप यहाँ तो पहले ट्रैम को दे दें, बाकियों को कंसीडर किया जाएगा, जो बिल्कुल मरियम कह रही। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका, आई हैड एन एप्पल पाई, ठीक है, एन ना दें यहाँ पे, एन ऑरेंज, ये जो एन है ये कंसीडर किया जाएगा इसके साथ में, ये इसके साथ भी कंसीडर किया जाएगा। भले तीसरा ट्रैम भी दे दें, ठीक है, जो ओ के साथ हो, ठीक है, या मतलब वॉवल के साथ हो, कोई भी जो है आप मिसाल के तौर पे एवाकेडो हो, तो तीनों के साथ अगर आप एक अलग अलग भी लगाना चाहें, ठीक है, मगर एक पहले के साथ लगा दिया काफी है। ये नहीं कि इसके साथ लगाया इसके साथ नहीं लगाया फिर इसके साथ लगाएं, तो ये गलत हो जाएगा। जो भी मेथड आप फॉलो करें उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करें। इसी तरीके से आप कोरिलेटिव्स में, इसमें तो क्विज भी आपको इजीली ऑनलाइन फ्री में मिल जाएंगी, आप प्रैक्टिस करें। और बुक मैंने आपको पहले ही बताया कि एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैं ये नहीं कहता कि इससे ज़्यादा कोई अच्छा बुक नहीं हो सकता। अभी आपके लिए मैं समझता हूँ वाकई इससे अच्छा बुक नहीं हो सकता। आप दुआएं देंगे अगर आपको समझ आएगा। लोगों को मुश्किल भी लगता है, इतना मुश्किल है नहीं, मगर कोई मसला नहीं, आपको पूरा मुश्किल लगे एक एक लफ्ज पढ़ के बैठने, 2 सेटिंग में पूरा होने वाला बुक है। फिर भी आप एक हफ्ता लगाएं, कोई मसला नहीं है। उस पर लकीरें डालें, पूरा उसको समझें, डाल न्यूज़पेपर बंद कर लें, अभी इसको पूरा करें, तो आपके लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क आएगा पहले दिन से और आगे। और वोकेबलरी का जो मैंने आपको तरीकेकार बताया कि अपनी वोकेब को इस तरीके से अपडेट करते जाए। और दूसरा, लिखने से चीजें रिटेन होती है,
बुक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। आफ्टर द क्लास अगर आप मैसेज भी करेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, बुक की पूरी लिंक, एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। और दूसरा चीज है, याद रिटेन राइटिंग करने से उनकी वो रिटेन रहती हैं। अब मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मिसाल के तौर पे मैं क्लैंडस्टीन वर्ड पढ़ रहा हूँ तो उसको थोड़ा लिखूंगा नहीं क्लैंडस्टीन, तो वोकेबलरी किस तरीके से बिल्ड होगी, स्पेलिंग किस तरीके से आएगी, उसकी मीनिंग वगैरह, तो आप लिखने से बार बार वो चीजें आती हैं। ठीक है। अभी कोरिलेटिव्स में देखें, ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं उनमें भी आपने क्या करना है, ये पैरेललिज्म मेंटेन करनी। ये नॉट ओनली के बाद क्या आया, लाइक्स, ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, काइंडली बता दें। बट आल्सो, उसके बाद गोल्फ क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। नॉट ओनली के बाद भी वही होना चाहिए, और बट आल्सो के बाद भी वही होना चाहिए। अच्छा, नॉट ओनली के बाद ये वर्ब है तो ये क्या है, ये वर्ब है, गोल्फ। बिल्कुल नहीं है, तो ये नाउन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो गया, या तो यहाँ पे भी नाउन आना चाहिए, या तो यहाँ पे वर्ब होना चाहिए, कुछ इस तरीके से हो। तो हमने क्या कर दिया, इस वर्ब को पहले लेके आए, ही लाइक्स नॉट ओनली, टेनिस को करीब लेके आए, नाउन हो गया, बट आल्सो के बाद नाउन हो गया। तो ये पैरेललिज्म। आप कहेंगे सर इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, ये नॉट ओनली लाइक्स टेनिस बट आल्सो लाइक्स गोल्फ, वो रिपीटेशन हो जाती, वो सही तो हो जाता, मगर खूबसूरत ना लगता, एक वर्ड खामखा इजाफी हो जाता। तो जो कंसाइज राइटिंग की एक तरीकेकार होता है कि हम कहते हैं कंसाइज राइटिंग करें, विथ ब्रेविटी करें, ये दोनों वर्ड्स एक ही मीनिंग तकरीबन देते हैं, तो वो नहीं हो जाती, एक वर्ड फजूल में इजाफी हो जाना था। ठीक है, कंसाइज एंड ब्रेविटी के साथ लिखेंगे तो फिर एक एक वर्ड का आपने ख्याल करना है। आप कहेंगे कि सर इतना कैसे ख्याल होगा वहाँ पे, किस तरीके से करेंगे, जब आप प्रैक्टिस उस तरीके से करेंगे फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, चीज़ें आपकी मसल मेमोरी में आ जाएंगी। जिस दिन आपके मसल मेमोरी में चीज़ें आना शुरू हो गई, तो मैं नहीं समझता कि आप लोगों के लिए चीज़ें इतना मुश्किल हो जाएंगी। फिर CSS हो, PMS हो, किसी भी प्रोविंस का PMS हो, हर PMS मुश्किल है वहाँ के एस्पायरेंट्स के लिए। ठीक है, हर PMS आसान है दूसरे सूबे के एस्पायरेंट्स के लिए, कि यहाँ की आसान है। CSS भी मुश्किल है, आसान नहीं है, मगर जो मेहनत करेगा, याद रखें हर चीज की एक मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है ना, स्टील है, ये भी तो यार कहीं पे ना कहीं पे तो मेल्ट होगा। ठीक है, हर चीज की एक जो है थ्रेशोल्ड होगा, जिस पे आके वो भी टूट जाएगा। आप इतनी मेहनत करें, दिन रात हिम्मत करें, क्यों नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग .10 से स्टार्ट करते हैं, आप बिल्कुल वीक है ना, कोई मसला नहीं यार, -100 से स्टार्ट करें ना, तो जीरो तक जब पहुंच जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप माइनस से भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं, तो वो माइनस पे एक दिन तो खत्म होगी, एक दिन तो आप न्यूट्रल पे आएंगे, जीरो पे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप डिस्टेंस जहां से भी अपना जर्नी स्टार्ट करें, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हैं तो आप इंशाल्लाह मंजिल पे तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर एक बिल्डिंग खड़ी भी होती है ऊपर, अगर 60 स्टोरी है, 100 स्टोरी है, या बुर्ज खलीफा है, तो वो क्या जमीन पे तो बनी हुई है, मगर उसको मजबूत करने के लिए वो जमीन के नीचे भी काफी गए हैं। तो अगर आप नेगेटिव में जाके वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की है भले इंग्लिश लिटरेचर में, अगर आप बिल्कुल प्रेजेंट टेंस से भी शुरू करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, कोई इस पे शर्म की बात नहीं है कि आपने इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री की है, अभी आपकी तो प्रेजेंट टेंस पे गलत है, कोई मसला नहीं। बुनियाद मजबूत करनी है। ठीक है, दूसरों को तो जवाब नहीं देना, खुद को जवाब देना है। कोई क्वेश्चन है, आज दूसरा क्लास है तो इस वजह से मैं इतना स्पीड नहीं पकड़ रहा, तो इंशाल्लाह कल कोहेरेंस पे, एम्फसिस पे और बाकी जो हमारे और एलिमेंट्स हैं इन पे हम आ जाएंगे, ये चीज़ें हम कर लेंगे। ठीक है, डेंगलिंग मॉडिफायर्स, ये चीज़ें कौन से एरर्स अवॉइड करें, तो हम इंशाल्लाह इनको कल देख लेंगे।
जी आमना, कोई आपको क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, अपनी माइक को ऑन कर सकते हैं आप। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज़ वो वेबसाइट शेयर कर दें जो आपने डिक्शनरी वाली शेयर की थी। मैंने ऑल तो उस पर रजिस्टर किया है, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे। जस्ट मुझे शो हो रहा है कि नाउन है, प्रोनाउन है, मुझे मीनिंग शो नहीं हो रहे उनके। तो मैं अगर आप नहीं एक समझा। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि आप मुझे वो वेबसाइट काइंडली शेयर कर दें जो वोकैबलरी की थी, डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाली। अच्छा अच्छा, आप अगर डिक्शनरी लिखेंगे ना, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑनलाइन, ये यस कीवर्ड्स, सर। सर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑनलाइन, तो ये आपके सबसे पहले वेबसाइट खुल के आएगी। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑनलाइन। तो सबसे पहले मैंने आप यहाँ पे लिख लिया कीवर्ड, तो ये आपकी सबसे पहले ये वेबसाइट खुल के आएगी। ओके आप सर, ओके, चाहें थैंक तो यू सो मच। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिंक शेयर भी कर लेता हूँ। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मगर इस डिक्शनरी को ज़रूर फॉलो करें, ये बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। अब एंड मैंने सर लिंक आई हैव वन मोर क्वेश्चन। ये मैंने लिंक शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। हाँ, कोई क्वेश्चन? जी जी ज़रूर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने ना अभी चले मैं इस डिक्शनरी को भी फॉलो करना स्टार्ट कर देती हूँ आज से। लेकिन मैं ऑल दो पिछले फ्यू मंथ से मैं लगी हुई थी मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड्स होते हैं ना 800, तो मैं उनको कवर कर रही थी। तो सर उनको भी साथ साथ कर लूँ या सिर्फ इसके बहुत होगा? मैं आवाज़ कट गई थी आपकी, थोड़ा रिपीट करेंगे? सर मैं कह रही थी कि मैं ना जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते हैं ना, एक लिस्ट होती है 800 वर्ड्स की, हम्म। तो मैं वो फॉलो कर रही थी। वो मेरी मोर देन हाफ हो गई है, तो मैं उसको फॉलो साथ साथ करूँ या ये लिंक उसको काफी पूरा होगा? कर लें, मगर 800 वर्ड से क्या होगा, आप उसको पूरा हम्म। कर लें, उसके बाद इस पे ओके। आए। ओके सर। ओके, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, उसको पूरा करें, आधे में नहीं कोई भी चीज़ छोड़ें, आदत पड़ जाती है चीज़ें इनकम्प्लीट होने की। ओके तो सर। फिर इसको स्टार्ट कर लें, नुकसान ओके तो नहीं देगी डबल रीडिंग करने से। या गॉट इट, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, मैंने ग्रुप में भी ये ऑक्सफोर्ड की वो लिंक शेयर कर रहा हूँ। ओके गाइस, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी शुड एंड द मीटिंग। ओके।